गुड मॉर्निंग। आज हम कूलाम का नियम डिस्कस करेंगे। तो कूलाम के नियम के अनुसार अगर हम दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने Q1 और Q2 लिया है और इन दोनों को एक दूसरे से r दूरी पर रखें, तो इनके बीच जो वैद्युत बल है F, ये इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसी प्रकार से ये F इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब हम इसे इक्वल टू में बदलेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का जो ये चिन्ह है इसको हम K से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2/r², जहाँ K क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इस K का मान एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो आया वो कितना आया, 1/4πε0। K के मान को जब हम इस इक्वेशन में रखें तो जो फाइनल हमारे पास F की वैल्यू आती है वैद्युत बल के मान की, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस तरीके से जो कूलाम का नियम है ये दो स्थिर और बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को बताता है। इलेक्ट्रिक फोर्स ये आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। कितना होगा ये, इन आवेशों के जो परिणाम हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और साथ ही उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अलावा जो ये फोर्स है, जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इन आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश होगी। तो इसके डायरेक्शन निकालने के लिए हमने यहाँ पर चार सेटअप बनाए हैं। दो चार्ज लिए हैं जिनकी प्रकृति अलग अलग है। पहले सेटअप में प्लस प्लस चार्ज है, दूसरे में माइनस माइनस, तीसरे में प्लस माइनस और चौथे में माइनस प्लस चार्ज लिए हैं जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर हैं। तो जो वैद्युत बल है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। इन चारों सेटअप में जो आवेश हैं इनको जो मिलाने वाली रेखा है वो x अक्ष के अनुदिश है, अतः जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो भी x अक्ष के अनुदिश ही होगा, लेकिन ये बाहर की ओर होगा या अंदर की ओर होगा, प्लस x अक्ष में होगा या माइनस x अक्ष में होगा। अगर इसके मिडिल पॉइंट को 0 माने तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस x अक्ष और इधर क्या हो जाएगा, माइनस x अक्ष। तो इसका निर्धारण कौन करेगा, ये इन आवेशों की प्रकृति बताएगी। अब जैसे पहले सेटअप में दोनों आवेश क्या हैं, पॉजिटिव हैं, इस कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो जो इनका इलेक्ट्रिक फोर्स है ये एक दूसरे से दूर विपरीत लगेगा, यानी इसमें जो बल की दिशा है वो क्या है, बाहर की ओर है। इसी तरीके से दूसरे सेटअप में भी माइनस माइनस चार्ज होने के कारण इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, जिसके कारण इस सेटअप में भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। जबकि थर्ड और जो फोर्थ सेटअप है इसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स की लाइन है वो अंदर की ओर है, इनवर्ट्स हैं। क्यों है, क्योंकि इनमें आकर्षण का बल लगेगा। अतः प्रत्येक सेटअप में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश होगी। कूलाम के नियम से जो वैद्युत बल है उसका फॉर्मूला आता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन। यहाँ के जो कांस्टेंट है इसका मान 1/4πε0 है और इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹, क्योंकि ये जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा निकाली गई है। इसका मात्रक आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम
माइनस कूलम टू द पावर माइनस 2। कैसे आएगी ये कैसे आएगा इसका ये मात्रक? इसका ये मात्रक यहाँ से हम लेंगे। कैसे लेंगे? तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एफ। देखिए अब ये आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? इसके साथ अंश में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर। और जो ये Q1 Q2 है ये इसके हर में चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो देखिए यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो मात्रक है उसको लिख सकते हैं। तो एफ का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। आर का मीटर होता है तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और यहाँ कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या कूलम को अगर ऊपर ले जा लेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल एक नया टर्म्स देखा है, यह क्या? एप्सिलॉन नॉट। इसे निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम कहते हैं। जब हम संधारित्र का जिक्र करते हैं या संधारित्र का पढ़ते हैं तो वहां पर इसी विद्युतशीलता को प्रावैद्युता कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसका जो मान है, न्यूमेरिक मान है, वो यहां से आएगा। कैसे आएगा? देखिए जो 9 × 10⁹ है इसको हम क्या कर लेंगे? यहाँ ले जा लेंगे, ठीक है। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या कर लेंगे? यहाँ ले जा लेंगे इसकी जगह। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹, यानी पाई का जो वैल्यू होती है पाई की 3.14 होती है। अगर उसको रखें और कैलकुलेट करें तो फाइनल जो वैल्यू आएगी 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर टू द पावर -2 आएगा। ये जो मात्रक था ये क्या हो गया? उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या था? डिनोमिनेटर में। तो जब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये मात्रक क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट का जो हम विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे तो ये जो मात्रक है इसका, इस मात्रक की विमाएं लिखने पे हमें क्या मिलता है? m-1 l-3 t4 और a⁻²। इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिक वैल्यू और इसका विमीय सूत्र और इसका मात्रक हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। विद्युतशीलता को एब्सोल्यूट परमिटिविटी और जबकि आपेक्षिक विद्युतशीलता को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे विद्युतशीलता क्या है। तो विद्युतशीलता किसी भी पदार्थ का, कोई पदार्थ है उसका एक गुण होता है, इनहेरेंट क्वालिटी होती है। इस क्वालिटी के कारण वो क्या करता है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में उसको रखा जाता है तो जो वो विरोध करेगा उस वैद्युत क्षेत्र का, उसकी जो माप होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा, उसको बताने के लिए ये विद्युतशीलता होती है। यानी उस माप को क्या बोलते हैं हम? विद्युतशीलता कहते हैं। उदाहरण से जैसे अगर यहाँ पे मैंने एक चार्ज पॉजिटिव लिया, एक चार्ज नेगेटिव लिया और इसके बीच में हमने ली क्या लिया? एयर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने कूलॉम का नियम लगाया तो मान लो बात इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसे मैंने F0 से डिनोट किया, क्योंकि एयर की परमिटिविटी 1 पॉइंट समथिंग होती है, नियर अबाउट 1 होती है, और वैक्यूम की एब्सोल्यूट 1 होती है। तो इसलिए हम इसको F0 से डिनोट कर सकते हैं। मैंने क्या किया इसके बाद, इसी सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज लिए,
सेम डिस्टेंस पे रखे, परंतु अब इनके बीच में एयर की जगह मैंने एक कुचालक पदार्थ को रख दिया। ये कुचालक पदार्थ कुछ भी रख सकते हैं आप, केरोसिन रख सकते हैं, प्लास्टिक रख सकते हैं, कागज रख सकते हैं, मोम रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। माना मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मोम रखा है, यानी वैक्स रखी है, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कूलॉम के नियम से, अगर मैं उसे FW से डिनोट करूं, तो क्या देखते हैं कि जो ये FW है, ये FO से कम हो जाएगा। यानी जैसे ही हमने यहाँ बीच में कोई माध्यम किसी पदार्थ से सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे जो माध्यम था वो एयर था, निर्वात मान लो कि निर्वात था या एयर थी, इसको जब हमने किसी पदार्थ से सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस कर दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स उसके मान में कमी आई। यानी इस पदार्थ ने इस इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या क्या विरोध किया। अब कितना विरोध किया, जो मैग्नीट्यूड आएगा, जितना विरोध किया वही माप इसकी परमिटिविटी कहलाती है। ये हर पदार्थ के लिए अलग अलग हो सकती है, यानी वैक्स के लिए अलग हो सकती है, कागज के लिए, मोम के लिए, सबके लिए अलग अलग होगी, परंतु जिस एक पदार्थ के लिए होगी उसके लिए ये स्पेसिफिक होगी। नेक्स्ट है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है? जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता है ये एक अनुपात है। अब किसका अनुपात है? माना जो माध्यम है उसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम निर्वात की लें वो है F साइलेंस नॉट, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा उसको ही हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता ये अनुपात है इसका, पदार्थ की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का, इसलिए ये एक विमाहीन राशि है। अगर हम दोनों कंडीशन में, जब हमने पदार्थ को निर्वात में, जब हमने आवेश को निर्वात में रखा है और जब हमने कोई माध्यम रखा है, कूलॉम का नियम अप्लाई करें, तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी जो कि कुछ इस तरीके से होंगी। जब निर्वात में रखते हैं तो उसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होने के कारण उस समय हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को F नॉट से डिनोट किया, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार जब हमने माध्यम को सब्स्टिट्यूट किया, माध्यम बीच में रख दिया, और अगर उस माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, तो कूलॉम का जो नियम है वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रैक्टिकल के माध्यम से देखा गया, प्रयोगों से देखा गया कि जैसे ही हमने कोई प्रावैद्युत पदार्थ, कुचालक पदार्थ क्या करा, आवेशों के मध्य रखा, तो जो वैद्युत बल का मान है वो हमेशा निर्वात के वैद्युत बल की अपेक्षा कम होता है। इन दोनों का अनुपात किसी एक विशेष पदार्थ के लिए, हर पदार्थ के लिए अनुपात अलग अलग होगा, लेकिन एक पदार्थ के लिए ये हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे कांच है तो उसके लिए ये K हमेशा कांस्टेंट होगा निर्वात के सापेक्ष, तो F नॉट अपॉन F क्या हो गया, K। ये K एक नियतांक है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से F नॉट और F का मान यहाँ रखने पर हमने क्या पाया, इस तरीके से इक्वेशन देखी, ये मान रखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होल का अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इतना आया। कैसे आया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसी तरीके से 4 पाई भी एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। तो चूंकि भिन्न के बटे में भिन्न है इसलिए ये रिवर्स हो गई और क्या आया, K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कंडीशन तब है जब दोनों कंडीशन में हमने बराबर आवेश लिया है, दोनों के बीच की दूरी बराबर यानी R ली है।
तो चूंकि ये अनुपात है इसलिए ये क्या है, एक बीमाहीन राशि है, इसका कोई भी बीमा नहीं होती है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता में संबंध को बताता है। अब अगर हम माध्यम में विद्युत बल के फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ के क्या है, के क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। कूलाम के नियम का महत्व। तो कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, यानी बिंदु आवेश होने चाहिए और वो भी कैसे, स्थिर होने चाहिए। दूसरा, ये बहुत बड़ी दूरियों से लेके बहुत छोटी दूरियों तक के लिए भी सत्य होता है। बहुत बड़ी दूरी मतलब अनंत दूरी के लिए, और बहुत छोटी दूरी जैसे नाभिक में स्थित दो प्रोटॉनों के बीच, या नाभिक, परमाणु नाभिक और उसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी के लिए भी ये नियम सत्य है। यह नियम बताता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और नाभिक किस बल के द्वारा यानी कैसे करके जुड़े होते हैं, तो उस फोर्स को भी ये डिफाइन करता है। इसी प्रकार से ये अणु, जब परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं तो उनके मध्य लगने वाले बंधन बल को भी डिस्क्राइब करता है। इसी प्रकार से परमाणु और अणु जब मिल करके ठोस और द्रव की रचना करते हैं तो उन्हें भी कूलाम का नियम समझाता है। इसके साथ ही यह नियम ये भी बताता है कि क्यों भारी नाभिक हमेशा रेडियो एक्टिव होते हैं। भारी नाभिक हमेशा रेडियो एक्टिव होते हैं। यहाँ पे हमने यूरेनियम का एग्जाम्पल लिया। यूरेनियम का जो परमाणु है इसके नाभिक में 92 प्रोटॉन और 144 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये इसको डिफाइन करता है। जब इसमें हमने न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट कराया तो दो हल्के नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटने के साथ ही 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी को रिलीज करता है। परंतु ये रेडियो एक्टिव है, क्यों है, क्योंकि जो 92 इसके नाभिक में प्रोटॉन है तो इनके बीच क्या लगता है, वैद्युत बल लगेगा, जो क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। तो इसको भी कूलाम का नियम समझाता है कि क्यों भारी नाभिक हमेशा रेडियो एक्टिव या अस्थायी होते हैं। अब है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल क्या कहलाता है, वैद्युत बल कहलाता है। इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल, दो द्रव्यमान m1 m2 अगर हमने लिए हैं r दूरी पर रखें तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण का बल होगा वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब इन दोनों की अगर तुलना करें तो वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। किस पे निर्भर करेगा, आवेशों की प्रकृति पे। अगर समान आवेश हैं तो हमेशा प्रतिकर्षण का होगा, अगर विपरीत प्रकृति के यानी प्लस माइनस हैं तो हमेशा आकर्षण के होंगे। इस आधार पर वैद्युत बल के आधार पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि आवेश क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा केवल क्या होता है, आकर्षण का बल होता है, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो इस आधार पर हम बताते हैं कि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है, आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। कौन, वैद्युत बल। अभी हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पे एयर की जगह वैक्स को रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कम हो जाएगा, यानी आवेशों के मध्य जो माध्यम है ये विद्युत बल उस पर भी निर्भर करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के मध्य के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यानी दो द्रव्यमानों के बीच में वायु हो, जल हो या कुछ भी हो, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वही रहता है। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यंत प्रबल होता है, बहुत तीव्र होता है, जबकि वैद्युत बल की
तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत ही कमजोर होता है। हमने यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल लिए Q1 और Q2, दोनों को नेगेटिव लिया है, एक दूसरे से r दूरी पर रखा है। इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स Fe यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। कहाँ से आया ये? कूलॉम के नियम से आया। अब इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? मान लो बात, इसे G से डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल को किया है, तो Fg इक्वल टू हो जाएगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस सेटअप के लिए ये जो हमने सिस्टम बनाया है दो आवेशों का -Q1 और -Q2 का, इसके लिए हम इन दोनों फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, Fe को भी और Fg को भी। तो हमें क्या क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान चाहिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान चाहिए, जो कि है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। जो ये इलेक्ट्रॉन है इन पे जो चार्ज है Q1 और Q2 कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। और जो R है, नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की अगर हमने दूरी ली है तो वह है 10⁻11 कोटि की। कि मान लो बात, ये हमने क्या लिया है? नाभिक लिया, इससे क्या लिया? इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी है। अगर हम ये सारी वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻43 गुना अधिक आता है। यानी अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां पे दो इलेक्ट्रॉनों को हमने लिया है, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कि जब हम तुलना करते हैं तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 टाइम्स अधिक होगा। अर्थात इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है। थैंक यू।